हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लास्ट सेशन में हमने 1861 का एक्ट है इसकी इवैल्यूएशन की एंड आज हम करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो आज इस सेशन में हम करेंगे रिस्पॉन्सिबल सर्कमस्टेंसेस विच लेड टू पास द न्यू एक्ट ऑफ 1892। तो इसको हम कॉजेस भी कह सकते हैं। What are that causes which are responsible for the passing of 1892 Act? So, causes or circumstances which were responsible for passing Government of India Act 1892, जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट कह रहे हैं, इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कह सकते हैं। ये दोनों सेम ही नेम है एक एक्ट के। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से हमको नया एक्ट है वो पास करना पड़ा? जब ब्रिटिशर हमारी कंट्री में आए उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एक्ट लेकर आए। जब 1857 में जो रिवोल्ट होता है उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ख़त्म हो जाती है और इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर रूल करता है। वो 1858 के एक्ट के थ्रू अनाउंस किया गया था। उसके बाद 1861 का एक्ट आता है जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लेकर आए गए, जिसकी वजह से जो प्रोविंसेस हैं मद्रास, बॉम्बे, इनमें क्या किया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन इसके कुछ डिफेक्ट भी थे। तो आफ्टर 31 ईयर्स नया एक्ट पास होता है जिसको 1892 का एक्ट कहते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट फैक्टर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब 61 का एक्ट था उस टाइम हमारे पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह एग्जिस्टेंस में आती है, जिसको इस्टेब्लिश किया जाता है इन 1885 मीन्स 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस है जब इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसके एग्जिस्टेंस के साथ ही हम लोग डिमांड करने लगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म होने चाहिए। तो इसमें मेंबर्स भी कौन थे? जो वेल एजुकेटेड थे एंड इंडियन पैट्रियट थे, मीनिंग जो देशभक्त थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन्स एंड जो देशभक्ति की भावना रखते थे, अपने देश को जो भी रिफॉर्म्स हैं वो लाना चाहते थे। एंड पहले उनको लग रहा था जो ब्रिटिशर हैं हमारे कंट्री में रिफॉर्म लाएंगे, लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर की रिप्रेसिव पॉलिसी थी उसके बाद फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड होने लगी थी। तो इसमें बहुत ही वेल एजुकेटेड अच्छे पर्सन्स थे। तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही क्या किया, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया तो डेमोक्रेटिक लाइंस के ऊपर जो काम कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ही वर्किंग कर रहे थे, जिसमें ये चाहते थे सबको पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए। तो जे एम्फेसाइज कर रहे थे ऑन द डिमांड्स अबाउट ब्रिंगिंग पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं वो आने चाहिए। तो जो ये कहते हैं कि आपने नॉमिनेशन रखी है, नॉमिनेशन की वजह से जो हम कह रहे हैं इंडियन को रिप्रेजेंटेशन दी गई है वो रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है, इसकी प्रोविज़न होनी चाहिए। इन 1886 1888 में जब कांग्रेस के सेशन होते हैं उन सेशन में जे पास कर देते हैं एक रेजोल्यूशन जिसमें जे कहते हैं कि जो लेजिस्लेचर है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, सेंटर की है चाहे प्रोविंसेस की है, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी होनी चाहिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ना कि नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन हुई। तो इस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पॉलिटिकल डिमांड्स हैं वो करनी स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जो 1861 का एक्ट था इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी थी। तो
प्रॉब्लम क्या थी? लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसकी पावर बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। जो भी बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू पास किया जाता था उसको गवर्नर जनरल है वो रिजेक्ट भी कर सकता था। इवन कि विद इन 2 ईयर्स जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो वे बिल को कैंसिल और रिजेक्ट कर सकता था। एंड जो हम डिमांड कर रहे थे अनसरेबल गवर्नमेंट वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। एंड इंडियंस हैं, इंडियन को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। गवर्नर जनरल की पावर्स अनलिमिटेड थी, इसीलिए नया एक्ट लाने की ज़रूरत थी। सो आफ्टर 31 ईयर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड नॉट ब्रॉट एनी पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया। उन्होंने जो कहा था 61 के थ्रू जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, हम इसमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लाएंगे, लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी रिफॉर्म नहीं आया। इसीलिए नए एक्ट को पास करने के लिए ज़रूरत पड़ी जिसमें जो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं इंडिया में लाए जा सके। नेक्स्ट इज रिप्रेसिव पॉलिसी बाय लॉर्ड लिटन। जो लॉर्ड लिटन थे इनकी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव थी, जे इंडियन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे। जे इंडिया के वाइसराय थे फ्रॉम 1876 से लेकर 1880 तक, तो जे इंडियन को बहुत ही सस्पेक्टेड निगाहों से देखते थे, जिस वजह से उनको इंडियन पर फेथ नहीं था। तो उन्होंने इंडियन की लिबर्टी के ऊपर जो भी मिली हुई थी इन पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने इंडियन न्यूज़पेपर्स पर भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी। कौन सी रिस्ट्रिक्शंस? वहाँ पर जो भी आर्टिकल छपेंगे, जो भी मटेरियल होगा, इस पर जो ब्रिटिशर हैं जे पहले पास करेंगे उसके बाद ही आर्टिकल्स हैं पब्लिश हो सकते हैं। तो ही imposed restrictions on newspaper which were published in इंडियन लैंग्वेज ओनली। जो इंडियन लैंग्वेज में पब्लिश होते थे उन पर ही रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन जो इंग्लिश न्यूज़पेपर थे उन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं की गई थी। एंड उनके लिए कहा गया जो इंडियंस हैं, इंडियंस could not keep arms and weapons, लेकिन जो ब्रिटिशर थे वो रख सकते थे। इट मीन्स क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था इंडियन एंड ब्रिटिशर के थ्रू। इसीलिए इंडियंस डिमांड करने लगे हमको इक्वल राइट्स चाहिए। अगर ब्रिटिशर आर्म्स रख सकते हैं तो इंडियंस भी रख सकते हैं। अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इंडियन न्यूज़पेपर के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। इस तरह जो लॉर्ड लिटन की पॉलिसीज थी बहुत रिप्रेसिव थी और लोग जो ब्रिटिशर थे इनके अंगेज हो गए थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म लाने थे, इसके लिए नया एक्ट पास करना ही पड़ा। नेक्स्ट इज टू चेक द पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसकी पोस्ट इंग्लैंड में होती थी, जो इंडिया की ऊपर सुपरवाइज करता था। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड थी, इसकी पावर्स को कम करना था, इसके लिए भी नया एक्ट लाने की ज़रूरत थी। इट बिकेम एसेंशियल टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मीनिंग जो पावर्स हैं वो पावर्स लेजिस्लेटिव असेंबली को देने की ज़रूरत थी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की रिड्यूस करने की ज़रूरत थी। इसीलिए नया एक्ट पास करना पड़ा। और नेक्स्ट कोर्स है आउटलुक ऑफ द यूरोपियन एंड इंडियन ट्रेडर्स। अब इकोनॉमी भी साथ में आएगी, इकोनॉमिक मैटर्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो ब्रिटिशर थे उन्होंने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की थी? जो यूरोपियन है इनके लिए फ्री ट्रेड पॉलिसी थी। इट मीन्स क्या हो गया? जो भी वो प्रोडक्ट अपनी कंट्री में लेकर जाते थे, मीनिंग इंडिया से जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता था वो उनके लिए ड्यूटी फ्री था, और जो वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बेचते थे वो भी क्या था? ड्यूटी फ्री था। अगर इंडियन ट्रेड करते थे, अगर इंडियन एक्सपोर्ट करते थे या इंपोर्ट करते थे, इन पर हैवी ड्यूटीज हैं वो इम्पोज की गई। जब यूरोपियन है वो ट्रेड करेंगे तो वो फ्री ट्रेड करेंगे, इंडियन ट्रेड करेंगे तो उनको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। एंड इस वजह से क्या होता है, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड रिड्यूस हो जाती है,
क्योंकि इनकी कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगी, इसीलिए इंडियन मार्केट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। एंड इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है जो सबसे ज़्यादा फेमस था उसको भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जो ब्रिटिश में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट थे वो इंडिया में सेल होने लग जाते हैं, तो ब्रिटिशर अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड फॉर यूरोपियन ट्रेडर्स वाइल इंडियन पेड ह्यूज टैक्स ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इंडियन टैक्स पे कर रहे थे, जिस वजह से जो इंडियंस थे ब्रिटिशर से खुश नहीं थे और वो उससे चेंज करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे लिए भी सेम पॉलिसीज होनी चाहिए। एंड इंडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा लॉसेस को सफ़र कर रहा था, मीनिंग क्योंकि हमारी कंट्री में जो ट्रेड है वो ट्रेड डिक्रीज हो रहा था और इकोनॉमिक लॉसेस बहुत हो रहे थे, जिस वजह से जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो हार्म हो रही थी और डैमेज हो रही थी, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की अब डिमांड कम हो गई थी। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होगी, पॉवर्टी है वो इंक्रीज होगी। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, पॉवर्टी इंक्रीज, लोगों को रोटी भी नहीं मिल रही थी, मीन्स अब हमारी इकोनॉमिक नीड्स हैं वो भी अराइज होने लगी थी। इसीलिए हमको लगा अगर हमें भी लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिलेगी उसके बाद हम अपनी डिमांड्स को फुलफिल कर पाएंगे, जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। इसीलिए हमारी डिमांड थी रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट इज पासिंग ऑफ द इल्बर्ट बिल। जो इल्बर्ट बिल है ये पास नहीं हो पाया था, जिस वजह से इंडियन है ब्रिटिशर के अंगेंस्ट हो गए थे। जो लॉर्ड रिपन थे जो 1880 से लेकर 84 तक इंडिया के गवर्नर जनरल रहते हैं, ये बहुत ही अच्छे थे, इंडिया के लिए बहुत सिंपैथी रखते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये चाहते थे जो इंडियन जजेस हैं और यूरोपियन जजेस हैं इन दोनों जजेस की क्या होनी चाहिए, इक्वल पावर्स होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने इल्बर्ट बिल है वो प्रिपेयर किया, जिस वजह से क्या था, अगर ब्रिटिशर हैं ब्रिटिशर को ये राइट दिया गया था कि इंडियन के अगेंस्ट जो भी केसेस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह जो इंडियन जजेस हैं वो भी ब्रिटिशर के केस की हेयरिंग सुन सकते हैं। तो इस बिल को क्या कहते हैं, इल्बर्ट बिल। ही प्रिपेयर्ड अ बिल इन 1883 विच इज कॉल्ड इल्बर्ट बिल, जिस वजह में क्या था, इंडियन जजेस शुड बी एम्पावर्ड टू डिसाइड द केसेस ऑफ यूरोपियन कल्प्रिट। जो यूरोपियन की कल्प्रिट होंगे उनके अगेंस्ट भी डिसीजन इंडियन जजेस दे सकते हैं। लेकिन यूरोपियन को ये बात अच्छी नहीं लगी, ब्रिटिशर इनके अगेंस्ट हो गए कि ऐसा बिल नहीं आना चाहिए, इंडियन जजेस हैं वो हमारी केस की हेयरिंग नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए ये बिल पास नहीं हो पाया, जिस वजह से जो इंडियंस हैं इंडियन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर अपना जो भी फेथ था उस फेथ को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनको पहले लगता था कि ब्रिटिशर हमारी कंट्री में रिफॉर्म करने के लिए आए हैं, लेकिन हमारी कंट्री में रिफॉर्म नहीं हो पा रहे, हमको इक्वालिटी नहीं मिल पा रही, इसीलिए हमको भी लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। एंड लास्ट वन है डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसकी डेवलपमेंट होती है, इस डेवलपमेंट की वजह से इंडियन डिमांड करते हैं इक्वल राइट्स की, फ्रीडम की, इंडिपेंडेंस की। तो जब तक जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो इंडिया में प्रोपोगेट नहीं होती थी, तब इंडियन क्या बिलीव करते थे कि वो सब कुछ उनकी लक है और इनकी फेट है। तो बिफोर द प्रोपोगेशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, इंडियन बिलीव इन फेट और लक, एंड इसीलिए वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट अपनी आवाज़ ही नहीं उठा पाते थे। दे डिड नॉट रेज देयर वॉइस अगेंस्ट ओप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर। जो कुछ भी ब्रिटिशर करते थे वो मानते थे ये हमारी किस्मत है। तो ब्रिटिशर ने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रोपोगेट करना स्टार्ट कर दिया
उन्होंने कहा अगर वेस्टर्न एजुकेशन है जी दी जाएगी तो जी इंडियंस हैं बाय बर्थ इंडियन होंगे, लेकिन इनका जो माइंड है वो ब्रिटिशर की तरह होगा जो हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन उनकी पॉलिसी ऑपोजिट होगी। जब उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन गेट की, उन्होंने लिबर्टी की मीनिंग जानी, उनको पता चला जो इंडियन कल्चर है कितना इनरिच है। तो वेस्टर्न एजुकेशन क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मॉडर्न आउटलुक, पॉलिटिकल अवेकन, जिस वजह से हम डिमांड करते हैं इंडिपेंडेंस की। तो इस तरह वेस्टर्न एजुकेशन ने क्या कर दिया, इंडिपेंडेंस की डिमांड को अराइज कर दिया। सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो गया, जिस वजह से जो ब्रिटिशर की पॉलिसीज थी हमने उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दी। एंड जिस सभी फैक्टर्स हैं जो मिलजुल कर काम करते हैं, जिस वजह से 1892 का एक्ट है उसको पास करना पड़ता है। तो उसकी जो मेन प्रोविजंस हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।